हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं। जो चैप्टर चल रहा था हमारा, जो टॉपिक था हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर, हमने कवर कर लिया है। टाउन प्लानिंग के फीचर्स कर लिए हैं, हाउस आर्किटेक्चर कर लिया है और हमने कर लिया है ड्रेनेज सिस्टम। अब हम लोग करने जा रहे हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने समय की बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन थी। तो एडवांसमेंट के साथ साथ एक चीज और निकल करके आती है, कोई भी सभ्यता इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आत्मनिर्भर। उसको विभिन्न प्रकार की चीजों की आवश्यकता अपने आसपास या दूर के क्षेत्रों से रहती है। तो इस नीड को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है? बाहर से चीजों को मंगाना पड़ता है। इसको बोलते हैं इंपोर्ट। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, IMPORT, आयात इसको बोलते हैं हिंदी में। और ऐसी जो चीजें एक्सेस में थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उसका उन्होंने क्या किया? उसको बाहर भेजा, एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट। ठीक, तो आज हम हड़प्पा सभ्यता के इस महत्वपूर्ण पक्ष के बारे में जानेंगे। हालांकि मैं चीज बता दूं दोबारा से कि हमें हड़प्पा सभ्यता के जो राइटिंग सेक्शन है यानी जो स्क्रिप्ट है मेरी जरूर है, लेकिन अभी तक उसको पढ़ नहीं पाए। और जो भी व्यक्ति उस लिपि के सही अर्थ को निकालेगा, जिस प्रकार से जॉन मार्शल अमर हो गए, दयाराम साहनी, रखदास बनर्जी अमर हो गए, वैसे वो व्यक्ति भी अमर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि जिस दिन पढ़ी गई सही अर्थों में, वाकई में हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे रहस्य हमारे सामने आ जाएंगे, या कह सकते हैं उसकी सही जानकारी हम तक पहुंच जाएगी। तो अभी भी स्कॉलर्स लगातार प्रयास कर रहे हैं, कईयों ने क्लेम भी किया है, लेकिन क्लेम अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या इंटरनेशनल सेक्शन के द्वारा अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। तो मैं बिना समय गंवाए सीधे टॉपिक पे आता हूं। द टॉपिक ऑफ टुडेज दिस वीडियो इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। इसमें जो टॉपिक है आज का वो है ट्रेड रिलेशन, ट्रेड रिलेशंस। क्लियर? तो हम देखते हैं हड़प्पन टाउन प्लानिंग या हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो ट्रेड रिलेशन था वो किस प्रकार से था और किस प्रकार से उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसी गतिविधियों को संचालित करने का प्रयास किया। ट्रेड, यस, हम कह सकते हैं हड़प्पन सभ्यता का फॉरेन रिलेशन या विदेश संबंध। फॉरेन रिलेशन ऑफ, मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को शॉर्ट में लिखने जा रहा हूं HC. आगे से एक टर्म यूज करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसको हम तुरंत दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, पहला ट्रेड विद इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब भारत के अंदर ही, भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर ही उन्होंने संबंध स्थापित किया। दैट कम्स अंडर दिस सेक्शन। और दूसरा आता है ट्रेड विद आउटसाइड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्लियर सभी को? दो पार्ट में है, समझ लीजिए। इसको ऐसे ही अगर जो बोर्ड एग्जाम आता है आपका, जैसे क्लास 12 का टॉपिक है, अगर आता तो ऐसे इसको डिवाइड करके आप ले सकते हो। अभी मैं और इसको डिफाइन करूंगा आगे। पहला है ट्रेड विद इन मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दूसरा आता है ट्रेड विद आउटसाइड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट जैसा मैंने बात की थी, ट्रेड विद इंडियन, शॉर्ट में लिखा मैंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसको मैं मैप बना के समझना होगा। मैप से कैसे बनाएंगे? ये इंडिया का मैप मैं बना रहा हूं क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात है। तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे। मैप बनाना आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, सब आ जाएगा, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये हो गया आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो समय था। ठीक, अब हम बात करते हैं इसमें कि हमारे पास हड़प्पा सभ्यता थी वो कहां से कहां तक फैली हुई थी।
तो हम हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो ये जो सेक्शन मैं बना रहा हूँ आपके समक्ष रख रहा हूँ, दैट वाज द एक्सपेंशन पार्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये सारा पार्ट क्या रहा होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऐसे बनाइएगा, कोई एक नंबर नहीं कर सकता है बोर्ड एग्जाम में, ऐसे बनाइए पूरा, ठीक है। ये हो गया आपका हड़प्पन। मैं कल बताया भी था इसका एरिया कितना था, दैट वाज अराउंड 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। मैंने तो बताया था, उसको देख लीजिएगा पुराने वीडियो में। अब आता है कि जो इनका ये वाला पार्ट था, दिस सेक्शन, ठीक है। तो इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किस हिस्से से इन्होंने ट्रेड वगैरह किया। तो अगर हम बात करें उस ट्रेड वाले पॉइंट की, तो दो जगह से हमें ट्रेसेस मिलते हैं। पहला, जो मैंने बताया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। कौन सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, ठीक। तो ब्रॉन्ज बनाने के लिए क्या चाहिए था, ब्रॉन्ज के लिए चाहिए था कॉपर, बताइए अक्षय, प्लस टिन, वेरी गुड बेटा, ठीक है। कॉपर और टिन चाहिए था, इनके पास कॉपर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो कॉपर को क्या कहते हैं हिंदी में हम, तांबा, ठीक। तांबा के लिए इन्होंने क्या प्रयास किए, यहां का जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया जो राजस्थान का एरिया है, यहां पर जगह पड़ती खेतड़ी, आई रिपीट खेतड़ी, ये वाला हिस्सा जो है, ये आपको बता दूं, ये भी सभ्यता बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता जब मैच्योर स्टेज में थी उसी के बिल्कुल समानांतर थी यहाँ वाली। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या था दोनों में, कि यहाँ पे लोग गांव में रह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर लोग शहरों में रह रहे थे। तो ये ग्रामीण सभ्यता संस्कृति थी, जिसको खेतड़ी के रूप में हम जानते हैं। इसका नाम क्या था, इसका नाम था, बोला जाता है गणेश्वर, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर बोलते हैं इसको। ये ग्रामीण स्तर पर थी, ठीक। और यहीं से इनको क्या मिलता था, कॉपर प्राप्त होता था, यहीं से कॉपर मिलता था। क्लियर हो गया सभी को, आई थिंक क्लियर हो गया। कॉपर यहां से मंगा लेगा। दूसरा क्या था, विद इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें तो उन्होंने, इनके पास हमें हड़प्पन सभ्यता से गोल्ड के भी ट्रेसेस मिलते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, यहाँ पर खेतड़ी, यहाँ पे कॉपर इन्होंने मंगाया। आज भी खेतड़ी में कॉपर के डिपॉजिट्स हैं, वहां पर माइंस हैं, और वहां से खेतड़ी से आज भी कॉपर निकाला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड एरिया जो हमारे काम का है, वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे गोल्ड की भी चीजें मिली हैं। और गोल्ड यहाँ पे कहीं पर भी गोल्ड का कोई हमें ना तो माइन मिला है, ना कोई ऐसा सेक्शन मिला है, ठीक है। तो गोल्ड कहाँ से मंगाया, मिला है, इन्होंने मंगाया, हड़प्पा सभ्यता ने गोल्ड बनाया कहां से, साउथ से, इन सब जगहों से। आजकल यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कौन सी खाने हैं, कोलार है ना, कोलार है ना, कोलार, KOLAR, कोलार, ठीक। आपने 10th में किया होगा उसमें ज्योग्राफी में। तो कोलार की जो माइंस हैं आज भी अवेलेबल है, और यहाँ से इन्होंने, यानी कि उस समय सुवर्णगिरी इस टाइप से कहा जाता था, वहां से उन्होंने गोल्ड के डिपॉजिट्स जो थे उनको वहां पे थे अवेलेबल, और वहां से उन्होंने गोल्ड मंगा करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया, ठीक है। समझ में आ गया पूरा, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग, अब हम जा रहे हैं ट्रेड विद इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया। अब हम जा रहे हैं ट्रेड आउटसाइड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, यूपीएससी में हो तो आप ऐसे बना के लिख सकते हो, मैप बना सकते हो, अच्छे मार्क्स मिलने की कोई संभावना रहती है। अब आता है सेकंड पॉइंट, आता है हमारा ट्रेड आउटसाइड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ट्रेड आउटसाइड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। देखते क्या है, सबसे पहले स्क्रीन क्या बनाएंगे, नक्शा बनाएंगे। नक्शा कैसे बनेगा, बहुत सिंपल सा है, इस तरीके से आप ड्रॉ करिए। ये हो गया आपका यूरोप हो गया, ये आपका अफ्रीका वाला हिस्सा हो गया, सब प्रैक्टिस से बनेगा। ये अरेबियन पेनिनसुला हो गया, ये हो गया आपका, यहाँ पे इंडिया हो गया, ऊपर का हिस्सा हो गया, ठीक। बन गया सर का, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहला पॉइंट है
कि यहां पर आप एक सभ्यता देखते हो जो आपने क्लास 11th में टॉपिक दिया है, फर्स्ट चैप्टर है उस किताब का, उसको बोला गया मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक, तो हम बात करेंगे पहली एविडेंस फ्रॉम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इसको हम फर्दर दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और दूसरा आ जाएगा लिटरल एविडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, मेसोपोटामिया जैसा आपने पढ़ा था कि मेसो का मतलब होता है मिडिल, इट्स अ ग्रीक वर्ड, एंड पोटामिया का मतलब रिवर्स। तो यहाँ पर दो रिवर्स फ्लो करती है, उसके बीच का जो हिस्सा है आप देख रहे हो, आपने पढ़ा भी होगा क्लास 11th में, नहीं पढ़ा तो देख लीजिएगा। दो रिवर्स फ्लो करती है, यूफ्रेट एंड टिग्रिस, उसके बीच में सभ्यता डेवलप हुई, तो उसको हम यूफ्रेट एंड टिग्रिस की सभ्यता भी बोलते हैं। हिंदी में नाम है दजला और फरात नदियाँ, तो दजला और फरात की सभ्यता भी बोलते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शहर स्थापित होता है बेबीलोन, तो उसके नाम पे इस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के इसको हम एक टाइम फ्रेम में बेबीलोन की सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसके अलग अलग नाम है, लेकिन जो कॉमन नाम यूज होता है दैट इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक, अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की, तो पहला एविडेंस जो हमको मिलता है, हड़प्पा के लोगों ने जो जो चीजें, ये आर्टिफैक्ट्स हड़प्पा में यूज किए, यानी कि इस हिस्से में यूज किए, इस हिस्से में जो जो चीजें यूज हुई, चाहे वो ब्रॉन्ज के टूल्स हो, चाहे वो बर्तन हो, पॉट्स हो, सील्स हो, बीड्स हो, कुछ भी हो, जो हमें यहां से मिला है, उस यहां से तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में मिला है, लेकिन उसी के साथ साथ हमें वैसी चीजें कहां से मिली हैं, कहां से मिली है अनमोल? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से मिली है। तो क्या कैसे उड़ के तो नहीं पहुंची होंगी, जाहिर सी बात है कि ये इनके पास जो अच्छी क्वालिटी का रहा होगा, तो उसकी डिमांड कहाँ रही होगी? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में रही होगी। तो जब हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता के विभिन्न शहरों को ढूंढा, खुदाई की, तो वो सारी चीजें हमको मिलना शुरू हो गई। कहाँ से मिली थी हमको? हड़प्पा सिविलाइजेशन से। तो इतिहासकारों ने इसको रिलेट किया और बताया कि निश्चित रूप से इनके बीच में ट्रेड रिलेशन रहा होगा। तो पहला पॉइंट क्लियर होगा सभी को। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, लिटरल एविडेंस। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं कि मेसोपोटामियन सभ्यता में ये पहली सभ्यता है, सबसे पुरानी, जिसके साहित्य को, जिसके लिटरेचर को, जिसके लिपि को हम पढ़ पाए हैं। आपने में तो पढ़ा था कि मेसोपोटामियन लिपि कैसी है? कीलाक्षर लिपि है, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में कि उसकी लिपि किस प्रकार की है? कीलाक्षर, यानी कि जो उसके अक्षर हैं वो उनमें पॉइंटेड सेक्शंस है। कील जैसे हम घरों में लगाते हैं, कील ठोकते हैं, उसके ऊपर कुछ लगाते हैं, तो कीलाक्षर जैसी। ठीक, तो हम उस स्क्रिप्ट को, पहली स्क्रिप्ट को पढ़ पाए हैं, और इसकी जो टाइम पीरियड है वो 5000 साल पुराना है। तो हम देखते हैं कि उस कीलाक्षर लिपि में जो जो चीजें मेंशन की, हालांकि मेन चीज तो मेंशन थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं उसमें उन्होंने बहुत कुछ ऐसा भी मेंशन किया है जो मेसोपोटामिया से बाहर का है। ठीक, ध्यान रखिएगा, मेसोपोटामियन सभ्यता में कहीं भी हड़प्पा शब्द का उपयोग नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा तो आज का नाम है, उस समय क्या नाम था किसी को नहीं पता। इतिहासकार ढूंढते रह जाएं हड़प्पा से पहले क्या नाम यूज किया, जब तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ा जाएगा तब तक हम नहीं जान सकते कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, वो तो हमारा आज का जीवन नाम है ना, उन्होंने क्या यूज किया किसी को नहीं पता है। ठीक, बट मेसोपोटामियन सभ्यता में एक वर्ड यूज करते हैं, मेसोपोटामियन लिटरेचर में कॉल्ड एज, क्या यूज करते हैं अनमोल? मेलुआ। क्या वर्ड यूज होता है? मेलुआ। अब हम मेलुआ के लिए वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए इसको हम हड़प्पा से कैसे एसोसिएट कर सकते हैं?
मेसोपोटामियन लिटरेचर हमें पूरी लिस्ट देता है कि मेलुआ से क्या क्या आर्टिकल्स मंगाए जाते थे, और ये वही आर्टिकल्स हैं, बर्तन हैं, बीट्स हैं, सील्स हैं, सब कुछ वही है। तो ये इतिहासकार इसको कनेक्ट कर पाता है कि मेलुआ ही संभवतः हड़प्पा रहा होगा। क्लियर हुआ ये चीज? कैसे देखिए आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद, इसको मैं ऊपर रब कर देता हूं ये वाला सेक्शन, क्योंकि लिखना होगा कुछ। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मेसोपोटामियन सभ्यता है वो मेलुआ के लोगों के लिए क्या शब्द बताती है। तो उसने मेलुआ के लिए कहा है, मेलुआ के लोगों के लिए कहा है कि देवर द, मेलुआ के लिए कहा है लैंड ऑफ सी फेयरर्स। सी फेयर मतलब नाविकों का देश। कौन सा देश? नाविकों का देश। ऐसा उसके लिटरेचर में लिखा हुआ हमको मिलता है, ठीक। तो इससे भी क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं जो मेसोपोटामियन सभ्यता थी उसके लोग मेलुआ यानी कि हड़प्पा सभ्यता से परिचित रहे होंगे, और इसका हमें क्लियर एविडेंस प्राप्त होता है। इसको मैं रख कर देता हूं ये वाला सेक्शन। दूसरा क्या मिलता है पॉइंट जो हमें बताता है कि इनका संबंध विदेश से रहा होगा, वो ये कि हमें एक सील मिली है इस टाइप से, ऐसे एक सील मिली है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जिसमें क्या बना हुआ है, एक बोट बनी हुई है, बड़ी सी बोट बनी हुई है। आप चाहो तो 12th की किताब देख सकते हो, उसमें ये सीन मेंशन्ड है। तो ध्यान रखिए, हम उसी चीज का चित्र बना सकते हैं जिसके बारे में हम जानते हो। तो बोट से वो परिचित रहे होंगे, बड़ी बड़ी बोट बनाने से परिचित रहे होंगे, सामान बाहर भेजा जाता था। तो जाहिर सी बात है बोट बनाना एक वहाँ का ट्रेडिशन रहा होगा, या कहते एक इंडस्ट्री रही होगी, तभी वो इस टाइप की बोट बना पाया। उसको फाइनली फिर हम उसमें एज ए चित्र के रूप में, कहते हैं एक सील के रूप में प्राप्त कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमें मेसोपोटामिया सभ्यता में बहुत सारी चीजें मिली है। इसके साथ साथ हमें हड़प्पन सभ्यता से जो गुजरात का हिस्सा, यहाँ पर एक पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूं, यहाँ पर कॉल्ड एज लोथल। लोथल के बारे में सबने सुना होगा। लोथल में क्या था? लोथल में एक हमें डॉकयार्ड मिला है। लोथल में क्या मिला है? डॉकयार्ड मतलब पोर्ट, पत्तन, पोताश्रय, जहां पर पानी के जहाज आकर के रुका करते रहे होंगे। तो ये भी बहुत बड़ा एविडेंस है कि पोर्ट हवा में तो बनाया नहीं होगा उन्होंने कि वहां पर आकर के कोई भी ठहरे। वो तो इसीलिए रहा होगा कि वहां पर शिप्स आए, रुके, जो सामान लेकर के वहां पर उतारें, बहुत सारा सामान वहां पर लोड करें, फिर वापस लेकर के जाएं। तो हम देखते हैं इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो एविडेंसेस हमारे सामने आ रहे हैं, ये बताते हैं कि मेसोपोटामियन सभ्यता और मेलुआ यानी हड़प्पा सभ्यता के बीच में निश्चित रूप से अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संबंध रहे होंगे। जो देश आज हम देखते हैं ये सब 19वीं और 20वीं शताब्दी की देन है। इससे पहले ऐसे देशों का एग्जिस्टेंस दुनिया के मानचित्र पर नहीं था। तो एक कालखंड परिवर्तन को प्रदर्शित करता है कि समय के साथ चीजें बदल गई। उस समय जो था उसको हम कंटेक्स्ट स्टडी करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद एक और हमें एविडेंस मिलता है मेसोपोटामियन लिटरेचर में। वो कहता है कि मेलुआ से एक बर्ड मिलता है, उसका नाम है हाजा बर्ड। क्या नाम है? हाजा। बोलिए अक्षय, क्या नाम है? हाजा बर्ड। ये कौन सा पक्षी हो सकता है? पीकॉक। वेरी गुड, पीकॉक, मोर। ये कहते हैं मेसोपोटामियन लिटरेचर में लिखा हुआ मिलता है कि हाजा बर्ड जो कहां मिलता है? मेलुआ में। उसका साउंड इतना ज्यादा है कि वो मेसोपोटामिया सभ्यता के जो महल है उसमें उसका साउंड सुनाई देता है। अब इसका क्या मतलब है? क्या संभव है कि यहां से कोई मोर बोले वहां सुनाई दे? नहीं ना, सिंपल सी बात है कि यानी कि मोर जो मेसोपोटामिया में नहीं होता था उसको मेसोपोटामिया से कहां ले जाते थे लोग? पसंद किया जाता मेसोपोटामिया में, और उसको वहां के महलों में सजावट के रूप में। आप जानते हैं मोर जब नाचता है कितना सुंदर दिखता है, तो मेसोपोटामिया के लोगों ने उसको मेलुआ से मंगाया होगा। तो ये सारे एविडेंस हमारे सामने मेसोपोटामियन लिटरेचर से लेकर के आते हैं। मैं इसको रख कर देता हूं।
इसके अलावा अक्षय बताना बेटा कि यहां पे कौन सा था और यहां पे कौन सा था? दिलमुन और मगन। दिलमुन कहां पे था? ये वाला कौन सा था? पक्का कन्फ्यूजन है तो चेक करें वहां पे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो एरिया है यहाँ पर भी मेसोपोटामिया की ही समानांतर सभ्यताएं ये कह सकते हैं लोगों का सेटलमेंट था, और हम देखते हैं कि इन जगहों से भी व्यापारिक संबंध मेलवा या हड़प्पन सभ्यता के रहे होंगे। किताब में आप देखेंगे अगर तो जो मैप दिया गया है किताब में, आप उसमें क्लियरली मेंशन्ड है चीज, मेलवा और उसी के समानांतर दिलमुन और मगन। दिस इज कॉल्ड एज दिलमुन एंड दिस कॉल्ड एज मगन। अब इसमें कहां से हमें कॉपर के ट्रेसेस वाला है कि कॉपर मंगाया गया है, कौन सी जगह है? दैट इज इन दोनों जगहों से क्या क्या मिला है? हमें बहुत सारे हड़प्पा आर्टिफैक्ट्स प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे हड़प्पा आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया? कॉपर भी मंगाया था। तो कॉपर कहां से मंगाया गया है? मगन से मंगाया गया है। कैसे पता चलता है कि कॉपर वही कॉपर जो मगन से आया है? तो उसका भी एविडेंस हमारे पास है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि मेलवा में जो कॉपर यूज हुआ है उसमें एक इम्प्योरिटी मिली हुई है, इम्प्योरिटी यानी कि अशुद्धि मिली हुई है निकेल के रूप में। किसके रूप में? निकेल के रूप में, ठीक। और जो मेलवा में यूज हुआ है, ठीक, सेम इम्प्योरिटी हमें कहां मिलती है? जो मगन में टूल्स बने हुए हैं ब्रॉन्ज के, उसमें भी सेम इम्प्योरिटी मिलती है निकेल के रूप में। यहां तो बात समझ में आती, हो सकता है इम्प्योरिटी रही हो, बट the percentage of impurity was same in Magan as well as मेलवा और हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि यहाँ पर जो इम्प्योरिटी 10% है मगन में, तो वही इम्प्योरिटी यहाँ भी 10%, तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, सीधी बात। तो जाहिर सी बात है हमें एक और एविडेंस मिलता है कि मगन से संभवतः ये लोग क्या मंगाते रहे होंगे? कॉपर मंगाते रहे होंगे ब्रॉन्ज की चीजों का निर्माण करने के लिए। तो दो जगह से कॉपर मंगा रहे थे, एक खेतड़ी से और दूसरा मगन से, ठीक। तो ऐसा मैप बनाइएगा, पूरे नमूने कोई काटेगा नहीं, ठीक। इसके अलावा हमें मगन और दिलमुन से बहुत सारी चीजें मिली हैं। मगन और दिलमुन का जो डिस्क्रिप्शन है वो कहां से प्राप्त होता है? हमको मेसोपोटामियन सभ्यता से प्राप्त होता है। वर्तमान समय में पर ओमान और बहरीन नाम के देश एग्जिस्ट करते हैं। पुराना इनका कोई भी लिटरेचर हमको नहीं मिला है, हाँ एविडेंसेस मिले हैं। यहाँ से मेसोपोटामियन सभ्यता में मेंशन है कि ये सभ्यताएं वहाँ पे उस समय एग्जिस्ट करती थी। और यहाँ से हमें मेलवा के बहुत सारे चीजें जैसे बर्तन हो गया, सील हो गया, बीड्स हो गया, बहुत सारी चीजें यहाँ से हमको प्राप्त हुई हैं। तो ये सारी चीजें थी हड़प्पन सभ्यता के व्यापारिक संबंधों से जुड़ा हुआ। आज हमने आपको डिटेल में इस चीज को समझाया है। ये चीज एज इट इज रहेगी, आप उसको समझिएगा, हमेशा देखिएगा। जो बच्चे क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं वो इस चीज को अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। फर्स्ट चैप्टर है ये। और आज का वीडियो मैं यहीं पे रोकूंगा और आप अच्छे से पढ़ें, स्वस्थ रहें, भविष्य आपका उज्जवल हो, ऐसी मेरी कामना है। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम लोग रिमेनिंग जो पार्ट बचा हुआ है, एक साथ सारा वीडियो लेकर के मैं आऊँगा हड़प्पा सभ्यता का। उसमें उसका पतन होगा और पतन के साथ साथ उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए या फिर वनडे एग्जाम्स के लिए। तो तब तक के लिए बी स्टे सेफ एंड काम करते रहिए, जो आपका ड्यूटी है। मेरा ड्यूटी पढ़ाना, आपका ड्यूटी पढ़ना। पढ़िए, एंजॉय करिए और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।